नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन ऐप में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसी कारण क्लास लेके नहीं आ पाया। आगे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। स्वास्थ्य तो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब ज़्यादा दिन में और नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए सॉरी। आज अपन आगे बढ़ेंगे महाराणा संग्राम सिंह की तरफ, क्योंकि अपन ने महाराणा कुंभा पढ़ लिया है और महाराणा कुंभा के बाद में महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा संगा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इनके बारे में एक इतिहासकार है, उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग। उनका कथन है इन महान व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके शरीर पे 80 घाव थे, एक हाथ कटा हुआ था, एक आँख फूटी हुई थी, उसके बावजूद भी ऐसी लड़ाई लड़ी है कि शायद ऐसा योद्धा दोबारा इस संसार में नहीं होगा। ये हिंदू साम्राज्य को स्थापना करने वाला एकमात्र शासक थे। उनके बारे में कुछ कथन है, वो मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। शेरों की हड्डियाँ यहाँ के मार्ग की धूल बनती है। शेरों की हड्डियाँ यहाँ के मार्ग की क्या बनती है? धूल बनती है। इस कड़ी में ऐसा योद्धा जिसकी वीरता युद्ध कौशल का बखान सदियों से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश के उस महान योद्धा राणा सांगा की, जिन्होंने विदेशियों से मुक्त भारत में एक हिंदू छत्र भारत का सपना देखा है। यूँ तो महाराणा सांगा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जन जन में इनकी गाथाएं, शौर्य की कहानियाँ लोगों के दिलो दिमाग में छपी है। फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये अकेले योद्धा ने ऐसा क्या किया कि जिससे न केवल मेरे बल्कि प्रत्येक भारतीय के दिलों में उसका राज है। ऐसे महान सूरवीर योद्धा के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये महाराणा सांगा के बारे में ये कथन रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने। अब अपन बात करते हैं इनके परिचय से। परिचय इनका परिचय है। इनका परिचय में अगर पूरा नाम देखें अपन, तो पूरा नाम है इनका संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह। अगर इनके जन्म 12 अप्रैल 1482 12 अप्रैल 1482। इनके पिता का जो नाम था वो रायमल था। क्या नाम था? रायमल। इनके पिता का नाम रायमल था और इनकी माता का नाम क्या था? रतन कंवर। इनकी माता का क्या नाम था? रतन कंवर। होता क्या साथियों, इनके जो महाराणा सांगा थे, इनके भाई थे। एक तो पृथ्वीराज, एक जयमल। ऐसी किद्वंती है कि ऐसा कहते हैं कि ये किसी ज्योतिष के पास बैठे हुए थे और उस ज्योतिष ने कहा कि महाराणा सांगा राजा बनेंगे, छत्रपति एक राजा बनेंगे। तो उसी वक्त इनके जैसे उनका ये कहना था और ये दोनों भाई मिलकर सांगा पे आक्रमण कर देते हैं और ये पृथ्वीराज जो थे, इन्होंने इनकी एक आंख फोड़ दी। एक आंख फोड़ दी। इनकी एक आंख फोड़ दी थी, इसलिए इनको एक आंख इनकी फूटी हुई है। और इनकी जो वो बाद की बातें हैं, ये अपनी जान बचाकर
ये अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए? अजमेर की तरफ। अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए? अजमेर की ओर। कहाँ चले गए? अजमेर की ओर। करमचंद अजमेर की ओर गए। अब एक किद्वंती है कि अजमेर की तरफ जब गए तो एक पेड़ के नीचे सूते हुए थे, तो वहाँ पे क्या है कि एक पंचमुखी सर्प इनके सिर के ऊपर फण रख के इनके ऊपर छाया कर रहा था। ये बात करमचंद पवार थे अजमेर के करमचंद पवार थे, उनको जाके बताई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। खुद आके उन्होंने देखा। देखने के बाद वो बोलते हैं कि तू साधारण तो है नहीं, या तो कोई बहुत बड़ा विद्वान है या फिर कोई राजा का बेटा है। जब बहुत जोर देने पर करमचंद पवार ने बहुत जोर दिया, तब जाके राणा सांगा ने बताया कि ये मेरे साथ में ये स्थिति है, इसलिए मैं यहाँ चिपके रह रहा हूँ। तो उस स्थिति में क्या है कि जो अजमेर के जो करमचंद पवार थे, करमचंद पवार ने इनको शरण दी, और ये तब तक अजमेर में रहे करमचंद पवार की शरण में जब तक कि इनके भाइयों को इन्होंने हरा नहीं दिया। किनको? इनके भाई जो पृथ्वीराज है, जयमल है, इनको जब तक युद्ध में नहीं हरा दिया, जब तक ये खुद राज सिंहासन पे नहीं बैठे, तब तक वापस मेवाड़ नहीं आए थे। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बेसिक तथ्य हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, क्या है कि इनकी जो पत्नी थी, इनके संग्राम सिंह की जो पत्नी थी, उसका नाम था कर्णावती। कर्णावती। इनसे इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4। उदय सिंह, द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज, रतन सिंह और विक्रमादित्य। तो मैं एक बार यहाँ तक रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अपन आगे बढ़ सकें। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। महाराणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह है। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ। पिता का जो नाम है वो राईमल है। पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम राईमल है। इनकी माता का नाम क्या है? रतन कंवर। इनकी पत्नी का नाम कर्णावती है और इनके 4 पुत्र हैं, उदय सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, भोजराज और रतन सिंह। साथियों, होता क्या है कि एक किद्वंती थी कि सब ये राजा बनेंगे, ऐसा एक ज्योतिष ने बताया। तो इनके भाइयों ने इनको मारना चाहा और इस स्थिति में इनकी एक आंख पृथ्वीराज ने फोड़ दी और ये अपनी जान बचाकर अजमेर की तरफ भाग गए। और वहाँ पे करमचंद पवार जो अजमेर के थे, उन्होंने इनको क्या दी? शरण। और ये तब तक वहाँ रहे जब तक कि इनको मतलब राज्य की प्राप्ति नहीं हुई। अब बात करते हैं महाराणा सांगा व संग्राम सिंह के उपनाम की। इनको किस किस नाम से जाना जाता था? इनको मानवों का खंडहर, खंडहर, इनको मानवों का क्या है? खंडहर माना जाता था, क्योंकि इनके कई जख्म थे, कई जख्मों के कारण इन्हीं को हिंदू पथ कहा जाता था। हिंदू
पद भी इन्हीं को कहा जाता था। साथ में सिपाहियों का अंश, सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष, ये बात कही थी कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने ये बात कही थी। 2, 3, ये चौथा, सिपाहियों का अंश, सिपाही का अंश यानी कि मानवों का खंडर, कई जख्मों के कारण, हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, कर्नल टोड और सिपाहियों का अंश के नाम से किनको जाना जाता था? इन्हीं को जाना जाता था। अपने उत्तराधिकारी संघर्ष में इनका जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था यानी 1509 में, उसमें ये विजयी रहे। ये विजयी रहे, अपने भाइयों को हराकर ये विजयी रहे और ये 1509 में मेवाड़ के शासक बने। इनको हिंदूपत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? हिंदूपत के नाम से जाना जाता था, के नाम से हिंदूपत के नाम से जाना जाता था। जिस समय ये मेवाड़ के शासक बने थे, जिस समय ये मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। मतलब जब मेवाड़ के ये शासक बने उस समय मेवाड़ शत्रुओं से घिरा हुआ था। मतलब पहले भी इन्होंने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखे हैं, युद्ध ही युद्ध देखे हैं। 80 घाव थे इनके शरीर पे, इतने युद्ध ये लड़े थे। एक आंख फूट गई थी, एक हाथ कटा हुआ था, फिर भी ये युद्ध लड़ते थे, कभी हार नहीं मानते थे। ऐसे महान योद्धा थे। अब जब ये पहले तो भाइयों से संघर्ष हुआ, भाइयों से संघर्ष होने के बाद में ये 1509 में मेवाड़ के शासक बन गए। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि अब उनको भाई संघर्ष, अब संघर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उस टाइम पे जब ये मेवाड़ का शासक बने, उस टाइम पे मेवाड़ शत्रुओं से क्या था? घिरा हुआ था। तो एक बार मैं इनका रिवीजन करवा दूं ताकि फिर आगे बढ़े। मानवों का खंडर किसे कहते थे? महाराणा सांगा को। हिंदूपत भी नहीं कहते थे। सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल टोड ने कहा था। सिपाहियों का अंश भी इनको कहते हैं। और ये हिंदूपत के इतिहास में हिंदूपत के नाम से जाने जाते हैं। और जब ये शासक बने उस टाइम पे मेवाड़ शत्रुओं से कि जब ये शासक बने थे उस समय मालवा का जो शासक था नसरुद्दीन, मालवा का जो शासक था वो सुल्तान नसरुद्दीन था। सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन। इनकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इनकी क्या है? मृत्यु। तो अगर किसी भी राजा की अगर मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। तो उस टाइम पे क्या है, जब इनके 1511 में, कब? 1511 ईस्वी में क्या होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। और होता क्या है कि मेदिनी राय एक सरदार था, एक राजपूत सरदार था, उसका नाम था मेदिनी राय। इसकी मेदिनी राय की मदद से
मेदिनी राय की मदद से मोहम्मद खिलजी दित्ते, मदद से मोहम्मद खिलजी दित्ते मालवा का क्या बनता है? शासक। क्या बन जाता है? शासक। अब होता क्या साथियों कि मेदिनी राय की मदद से ये बना था, मेदिनी राय ने इसकी मदद की थी, तो मेदिनी राय का मालवा जो है, मालवा में वर्चस्व बढ़ जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से ये वहाँ के शासक माने जाते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ के जो गुजरात है, मतलब होता क्या है कि वहाँ के जो सामंत थे, मालवा के जो सामंत है, अप्रत्यक्ष रूप से ये राजा कहलाते हैं। और यहाँ के जो सामंत थे, यहाँ के मालवा के सामंत गुजरात की मदद से इनको भगा देते हैं, यहाँ से मतलब भगा देते हैं। अब होता क्या है कि जो मेदिनी राय है, कौन? ये जो मेदिनी राय शरण में चला जाता है, किसकी में? राणा सांगा की में। किसकी शरण में चला जाता है? राणा सांगा की शरण में चला जाता है। अब जब अगर ये उसकी शरण में चला गया तो जाहिर सी बात है मालवा व मेवाड़ में युद्ध होना लाजमी है। तो मालवा व मेवाड़ में क्या होता है? युद्ध होता है। तो मालवा के शासक कौन थे? मोहम्मद खिलजी। दित्ते। और मेवाड़ के थे राणा सांगा। विजयी कौन होते हैं? राणा सांगा। इस युद्ध में क्या होते हैं? विजयी। क्या होते हैं? विजयी। जब ये विजय होते हैं तो इनको क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। राणा सांगा मोहम्मद खिलजी दित्ते को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। कुछ समय बाद इसको छोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इनका रिवीजन करवा दूं। जब ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह शासक बने थे, उस वक्त क्या था कि मालवा के जो सुल्तान थे वो सुल्तान नसरुद्दीन शाह थे। और नसरुद्दीन जब वहाँ के सुल्तान थे तो इनकी मृत्यु होने के बाद में 1511 ईस्वी में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है और एक राजपूत सरदार मेदिनी राय की मदद से वहाँ के मतलब मोहम्मद खिलजी दित्ते वहाँ का शासक बनता है। और मेदिनी राय की मदद से जब ये वहाँ के राजा बनते हैं तो वहाँ की राजनीति में वहाँ मालवा में मेदिनी राय का वर्चस्व काफ़ी बढ़ जाता है। उसी स्थिति के कारण वो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के शासक माने जाते हैं, शासक बन जाते हैं। और इसी चीज़ को या इनको मेदिनी राय को हटाने के लिए गुजरात के मालवा के सामंतों ने गुजरात का सहयोग लेके मेदिनी राय को अपने पद से हटा देते हैं। और ये जो मेदिनी राय है ये किसकी शरण में चले जाते हैं? राणा सांगा की में। जब राणा सांगा की शरण में ये चले गए तो जाहिर सी बात है मालवा और मेवाड़ में युद्ध होना था, तो इन दोनों में युद्ध होता है और उस युद्ध में राणा सांगा विजय रहते हैं और मोहम्मद खिलजी दित्ते को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनको छोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ईडर के
ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर गुजरात व मेवाड़ में मेवाड़ में वैमनस्य हो जाता है। वैमनस्य मतलब आपसी वैर हो जाता है और इनके बीच में 1520 में युद्ध होता है। किसमें? 1520 में क्या होता है? युद्ध, जिसमें सांगा विजयी रहते हैं। सांगा क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। साथियों होता क्या है कि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में युद्ध होता है। खातौली का युद्ध, जो वर्तमान में कहाँ है? कोटा में। कोटा में है। साथियों होता क्या है कि 1517 ईस्वी में क्या होता है? खातौली का युद्ध होता है। किसका होता है? खातौली का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजय कौन रहता है? महाराणा सांगा विजय रहते हैं। महाराणा सांगा क्या रहते हैं? इसमें विजयी रहते हैं। इनके विजय होने के कारण इनका ये एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आते हैं, सामने आते हैं और ये उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन जाते हैं। तो ये उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन जाते हैं। सबसे शक्तिशाली क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन करा दूं। ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर किसको लेकर? ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर गुजरात व मेवाड़ में क्या है? वैमनस्य यानी बैर हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इसमें क्या है कि 1520 में राणा सांगा इसमें विजयी रहते हैं और 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे खातौली का युद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में कहाँ है? कोटा में है। और उस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय के कारण ये उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन जाते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। इसमें बाबर क्या रहता है? विजयी। लेकिन अब ये आरोप लगाता है बाबर कि साहब राणा सांगा ने मेरे से वादा किया था कि जब भी मैं इब्राहिम लोदी पे हमला करूंगा उस वक्त मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और बाबर बताता है कि उन्होंने मदद नहीं की, इसी कारण वो मेरे साथ उसने धोखा किया और धोखा करने की वजह से वो मतलब महाराणा सांगा की ओर कूच कर जाता है। लेकिन साथियों इसका कोई मतलब कहीं पे भी प्रमाण नहीं मिलता है कि ऐसा राणा सांगा ने वादा भी किया होगा, क्योंकि 1517 ईस्वी में ही
राणा सांगा ने तो इब्राहिम लोदी को पहले ही हरा दिया था। तो ये बात इनकी गलत थी कि साहब इन्होंने वादा किया था, इब्राहिम लोदी ने मतलब बाबर के, राणा सांगा ने बाबर को वादा किया था, गलत बात है। क्योंकि ये दोनों ही शक्तिशाली शासक थे और महत्वाकांक्षी थे। तो इन दोनों में क्या है कि आपसे युद्ध होना तो स्वाभाविक सी बात है। राणा सांगा ने यानी फरवरी 1527 ईस्वी में, फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना के युद्ध में क्या हुआ था उस टाइम पे? बयाना का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा ने बाबर को हराया था। बाबर को हराया था। किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। किसने हराया था? राणा सांगा ने हराया था बाबर को। किसको हराया था? राणा सांगा ने बाबर को हराया था। मतलब 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, है ना। और फरवरी 1527 ईस्वी में, फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है बयाना में जो इतिहास में बयाना के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को युद्ध में हराया था। साथियों, आगे क्या होता है कि 17 मार्च 1527 को वापस, यानी कि जस्ट एक महीने बाद में वापस इनके बीच में युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में होता क्या है कि जो बाबर था ना, उसने अपनी तुलुगमा युद्ध, बाबर की नीति थी, युद्ध की पद्धति थी तुलुगमा। कौन सी? तुलुगमा पद्धति। इनकी तुलुगमा युद्ध पद्धति प्लस तोप खाने के कारण बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। इसमें बाबर क्या रहा? विजयी रहा। जब बाबर इसमें विजयी रहा तो राणा संग्राम सिंह जो एक महान योद्धा थे, ये कभी हार नहीं मान सकते थे। इस स्थिति में इन्होंने मेवाड़ लौटने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और मेवाड़ लौटने से जब इन्होंने इनकार किया कि मैं पहले जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक मैं मेवाड़ नहीं लौटूंगा, ये किनका संकल्प था? सांगा का। तो इसी कारण से वो बदला लेना चाहते थे, और उनके जो युद्ध नहीं चाहते थे तो उनके कुछ सामंतों ने इनको क्या दे दिया? विष दे दिया। और इन मांडलगढ़ में विष दिया था इनको बसवा दोसा में। कहाँ दिया था? बसवा दोसा में क्या दिया था इनको? विष। और इनका समाधि कह दो या अंतिम संस्कार जहाँ किया गया, समाधि स्थल जो है वो है मांडलगढ़। मांडलगढ़ में है। मैं अब को एक बार और रिवीजन करवा दूं। महाराणा संग्राम सिंह 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा और बाबर इस युद्ध में हार गया था।
तो बाबर ने 17 मार्च 1527 को दोबारा इनके बीच में युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। किसका युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। और उस खानवा के युद्ध में बाबर ने एक नई टेक्निक तरीका अपनाया था, तुलुगमा पद्धति और तोपखाने से को युद्ध में शामिल किया था इन पद्धतियों को। तो जाके मतलब बाबर इस युद्ध में क्या है, विजयी रहा था। और जब राणा सांगा ने मेवाड़ जाने से इनकार कर दिया कि जब तक मैं इसको नहीं हराऊंगा तब तक मेवाड़ नहीं जाऊंगा, उस स्थिति में उनके जो सामंत युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने उनको क्या दे दिया, विष दे दिया। और बसवा दोसा में क्या दे दिया, विष। बसवा दोसा एक जगह का नाम है, वहाँ उनको विष दे दिया गया। और बाद में इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, वहीं उनका समाधि स्थल बना हुआ है मांडलगढ़ में ही। इसकी डेट और बता देता हूं मैं आपको, 30 जनवरी 1528। भाई जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनको विष दिया गया था, वो 30 जनवरी 1528 को। साथियों आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा बढ़िया करने की कोशिश की है, मतलब अच्छी क्लास देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।